हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने यूपीपीसीएल में जो निजीकरण की कार्रवाई चल रही है, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, उसी सीरीज़ में मैंने आपसे बताया था कि कुछ वीडियोस में लेकर आऊँगा अपकमिंग, और उसमें आप उन वीडियो के हिसाब से अपने जो है थॉट्स रख सकते हैं चैनल के माध्यम से, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म आपको उचित लगे। क्या आपको ये सही लगता है या गलत लगता है, उसके हिसाब से देखिए। जब प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है तो उसमें सबसे पहले अगर कोई विरोध करता है तो जो उस संगठन या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कर्मचारी की यूनियंस होती हैं वो करती हैं। उनके कुछ अपने कंसर्न्स होते हैं जिनके और उन कंसर्न्स को वो बताती है गवर्नमेंट को या फिर अपने प्लेटफॉर्म पे रखती है। तो वही कुछ कंसर्न्स मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप बताइएगा आपको कितने सही लगते हैं ये कंसर्न्स। आप लोगों से भी जुड़े हुए हैं ये कंसर्न्स, या तो आप सरकारी कर्मचारी हैं, मतलब यूपीपीसीएल में नौकरी कर रहे होंगे, किसी न किसी डिस्कॉम में होंगे। आज पूर्वांचल और दक्षिणांचल का करा जा रहा है, कल को हो सकता है पश्चिमांचल का और मध्यांचल का भी करा जाए, तो आपके कंसर्न्स भी जुड़े होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे कर्म भी हैं लोग, स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स जो यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, खास करके टेक्निकल कैडर के, उनमें जो जेई वगैरह के लिए, एई वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके कुछ अपने कंसर्न्स हैं। उन्हीं कंसर्न्स के रिगार्डिंग इन्होंने बात करी है। देखिए, जो विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति है उसके ये कुछ कंसर्न्स हैं। उनका कहना है कि पूर्वांचल डिस्कॉम जो है उसमें कर्मचारियों की कुल संख्या है 44,330, ठीक है, जिसमें 27,000 संविदा कर्मचारी हैं। संविदा कर्मचारी का मतलब ये है कि एजेंसी के माध्यम से वो रखे गए हैं, एक प्राइवेट एजेंसी है, उनके माध्यम से उनको नियोजित करा गया है। और 17,330 नियमित कर्मचारी हैं, मतलब जो 44,330 है उसमें से 27,000 संविदा कर्मचारी हैं और 17,330 नियमित कर्मचारी हैं। अब ये कह रहे हैं इनका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा कि अगर पूर्वांचल डिस्कॉम का निजीकरण हो जाएगा तो तमाम पद समाप्त हो जाएंगे। ये बात तो देखिए सही है, क्योंकि भाई ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है कि जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं उन्हें नहीं हटाया जाएगा और उनकी सेवा शर्तें वैसी की वैसी रहेगी, सैलरी वैसी ही रहेगी, प्रमोशंस और उनके जो पोस्ट रिटायरमेंट ड्यूज़ होते हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। वो हम मान सकते हैं एक बार को कि वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये 17,330 पदों पर जो रिक्रूटमेंट निकलती थी ओपन, वो बंद हो जाएगी। अब वो यूपीपीसीएल के माध्यम से नहीं निकलेगी। अब इनका जो अपकमिंग वैकेंसी होगी, मान लीजिए किसी कोई 10 वैकेंसी खाली होती है रिटायर होने के बाद, या फिर ग्रेजुएट, या फिर उसके रिजाइन करने के बाद, या फिर उसके डेथ होने के बाद, तो फिर उसकी जगह क्या होगा, अब वो प्राइवेट माध्यम से निकालेंगे। जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी निकालती है, उसी माध्यम से वो उस वैकेंसी को फिल करेंगे। उसमें उनकी अपनी सेवा शर्तें होंगी, काम के घंटे होंगे, वर्किंग आवर्स जो होते हैं, और बाकी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब बाकी इन्होंने कहा है कि जो 27,000 संविदा कर्मचारी हैं, क्योंकि वो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, और जो प्रबंधन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो निजी हाथों में जाते ही उनकी सेवाएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। ये बात बहुत सही मानने वाली है कि 27,000 जो कर्मचारी हैं, अब वो क्योंकि खुद ही पहले ही प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से उनको नियोजित करा गया है, जैसे ही क्या नाम है वो प्रबंधन प्राइवेट एजेंसी को जाएगा तो वो ज़रूरी नहीं कि उस निजी कंपनी के साथ टाई अप करे। वो या तो उनसे कह सकती है कि आप अपने कर्मचारियों की जो सैलरी है उसे कम करिए, हम इतनी सैलरी भी नहीं रखेंगे, या फिर वो मैन पावर कहीं और से ला के रख सकती है, या फिर ये हो सकता है कि वो उन मैन पावर में से कुछ को रखे और कुछ को हटा दे, तो ये उनके हाथ में रहेगा। लेकिन ये कंसर्न एक जायज़ कंसर्न है, ठीक है। पूर्वांचल डिस्कॉम में 15,236 कर्मचारी हैं। चूँकि यह कर्मचारी पूर्वांचल डिस्कॉम के कर्मचारी हैं, अब ये पूर्वांचल डिस्कॉम के कर्मचारी और कॉमन कर्मचारी, देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पूर्वांचल डिस्कॉम के में 15,236 कर्मचारी हैं। चूँकि ये कर्मचारी पूर्वांचल डिस्कॉम के कर्मचारी हैं, अतः पावर कॉर्पोरेशन में किसी भी नियम के तहत कर्मचारियों का प्रत्यार्पण नहीं हो सकता है। इनकी सेवाएं भी निजी कंपनियों के रहमो क्रम पर रहेंगी। देश में अन्य स्थानों पर जहाँ निजीकरण हुआ है वहाँ निजी कंपनियों के पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को निकाल दिया गया। पूर्वांचल डिस्कॉम में कॉमन कैडर के अभियंताओं और अवर अभियंताओं की कुल संख्या 2,094 है। यह चूँकि कॉमन कैडर के पद हैं तो इन्हें प्रत्यावर्तित कर शेष पावर कॉर्पोरेशन में भेजा जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर सभी की पदावनति और छटनी होगी। पदावनति और छटनी के विवरण के प्रपत्र अलग से जारी किए गए हैं। अब इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। यहाँ आपने पढ़ा था कि 17,330 कर्मचारी जो हैं वो हैं जो रेगुलर कर्मचारी हैं। अब इनमें से इन्होंने कहा है कि 15,236 कर्मचारी पूर्वांचल डिस्कॉम के हैं और 2,094 कर्मचारी कॉमन कैडर के हैं। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि जो 15,236 कर्मचारी हैं, मतलब ये पूर्वांचल के हैं, मतलब ये एक जब जो आज की ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके अनुसार एक कर्मचारी एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं, TG2 होते हैं, 4th क्लास के कर्मचारी होते हैं, इनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो ये उसी तरह के कर्मचारी हैं, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट्स हो गए, इनका एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम्स में नहीं हो सकता। तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या 15,236 है। तो इनका कहना यह है कि ये एक बार अगर पूर्वांचल डिस्कॉम प्राइवेट हो जाता है तो क्योंकि इनका ट्रांसफ़र दूसरे डिस्कॉम में नहीं हो सकता है, तो जब ये प्राइवेटाइज कर दी जाएगी क्या नाम है एजेंसी डिस्कॉम, तो ये फिर उसमें नहीं जा पाएंगे UPPCL में। ठीक है, तो ये वैसे ही इनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक तर्क पावर कॉर्पोरेशन ये दे सकता है कि हम इन कर्मचारियों को वापस लेकर आएंगे दूसरे डिस्कॉम में। उसके लिए हम चाहे पदों की संख्या में वृद्धि करें या कोई और माध्यम से इनको हम वो करें, नियोजित पर करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी ऐसा होता है या नहीं होता। अब 2094 कॉमन कैडर मतलब JEE से ऊपर जो होते हैं, JEE, AE और एक्सियन, SC, चीफ, ये सब जो होते हैं ये आपके कॉमन कैडर हैं, क्योंकि इनका ट्रांसफ़र एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में हो सकता है, इसलिए इन्हें कॉमन कैडर का नाम दिया गया है। पर इनके लिए कहा है, इनके लिए जो वो है क्या नाम है तर्क संघर्ष समिति का, उनका मानना है कि अगर ये लोग ट्रांसफ़र होकर दूसरे डिस्कॉम्स में जाएंगे तो क्योंकि वहाँ पर पदों की संख्या पहले से भरी हुई है या फिर कम होगी, तो जितने लोगों को वहाँ पर नियोजित करा जा सकता है उनको करा जाएगा, बाकी को डिमोट करके उनको रिक्रूट करा जाएगा। तो इससे प्रमोशंस के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, और ये भी हो सकता है कुछ लोगों को ज़बरदस्ती VRS देके हटा दिया जाए। तो ये एक जो है कंसर्न है। ऐसा ही कंसर्न सेम टू सेम दक्षिणांचल में है संघर्ष समिति का कि कुल 33,161 पद हैं, इनमें 23,000 संविदा कर्मचारी हैं और 10,161 जो है वो नियमित कर्मचारी हैं। अब जो दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण होने के बाद ये पद समाप्त माने जाएंगे। इनका कहना है कि 23,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं वैसे ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो पहले से ही प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से रिक्रूट करे गए हैं। और जो बाकी के हैं उनमें क्या है, उनमें 8,582 कर्मचारी दक्षिणांचल के, मतलब वही जैसे मैंने पहले बताया डिस्कॉम के कर्मचारी हैं, दूसरी जगह उनको नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ हो सकता है कि सरकार कहे पहले से कि हम इनको लेंगे और इनको नियोजित करेंगे। अब ये देखने वाली बात है होता या नहीं होता। और 1579 कॉमन कैडर के हैं, मतलब JEE से ऊपर की जितनी भी वैकेंसी हैं उस तरह के लोग हैं। अब लेकिन इनके बारे में भी एक अपनी कंसर्न्स हैं जो इसमें दे रखे हैं आप, और इनके ऊपर डिटेल में बता चुका हूँ। आगे क्या है, अब इन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर उच्च पदों से निचले पदों पर पदावती होने पर आगे भविष्य में बड़े पैमाने पर सभी पदों पर पदोन्नति अवरुद्ध हो जाएगी। कि जब जो कॉमन कैडर के कर्मचारी हैं उनको दूसरे डिस्कॉम्स में लाया जाएगा तो उनको डिमोट करा जाएगा। जब वो डिमोट हो जाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में डिमोटेड कर्मचारी होंगे, तो कल को उनका प्रमोशन होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। इसके अलावा एक अलग जो कंसर्न है वो ये है कि कर्मचारियों को जो वर्तमान में रियायती दर पर बिजली की सुविधा मिल रही है, ठीक है, वो सभी इन 42 जनपदों में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने एग्जांपल दिया कि जो ग्रेटर नोएडा है उसमें अगर निजीकरण जब हुआ था तो जो वहाँ निजी कंपनी में कर्मचारी थे उनको रियायती बिजली की सुविधा नहीं दी जा रही है। अब यहाँ ऐसा है कि मतलब एक रियायती दर का मतलब यह है कि कुछ चार्जेस कटते हैं, ऐसा नहीं कि फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को। तो एक फैसिलिटी दी गई है कि इतने यूनिट तक या फिर इतने किलोवाट तक की पोस्ट वाइज होता है कि आप बिजली खर्च कर सकते हैं। अब ये सुविधा तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से देता है। रेलवे के कर्मचारी को रेलवे पास मिलता है ट्रैवलिंग करने के लिए, बस का कर्मचारी होता है उसका बस का पास होता है, बस के कर्मचारी को उस कॉरपोरेशन का। और प्राइवेट कर्मचारी भी जो होते हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मान लीजिए आप किसी शिपमेंट एजेंसी में काम करते हैं तो वहाँ की सुविधाओं के अनुसार आपको वो प्रॉफिट देते हैं। मान लीजिए आपको सेम टू सेम कॉस्ट पे माल उठाने के लिए वो कह दें प्रॉफिट ना लें, GST छोड़ दें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो ये कंसर्न है कि कहीं ये छोड़ ना दें या छोड़ ही देंगे, इन्होंने पुराना वो दिया है। फिर आती है मेडिकल रिम्बर्समेंट। अभी क्या है कि मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा पावर कॉर्पोरेशन के सभी कर्मचारियों को मिल रही है। निजीकरण होने के बाद जिन कर्मचारियों की छटनी हो जाएगी या जिन कर्मचारियों को निजी कंपनी रख भी लेगी तो ऐसे सभी कर्मचारियों को मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। इसमें कहना है कि क्या नाम है, जो मेडिकल रिम्बर्समेंट का मतलब ये होता है कि एक कर्मचारी जब वह खुद या फिर उसके जो डिपेंडेंट होते हैं अगर बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, तो उसका जो रिम्बर्समेंट है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मतलब सरकार द्वारा निर्धारित जो दर होती है उसके आधार पर उसका पुनः पेमेंट कर दिया जाता है।
कि ये सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा करेंगे, क्योंकि प्राइवेट जो एजेंट वो होती हैं कंपनीज, वो इस तरह की सुविधा खैर देती है, पर ये एक इनका कंसर्न है कि ये वो ख़त्म कर देंगे। आता है आगे है कि वेतन पुनरीक्षण होने पर पावर कॉर्पोरेशन के सभी कर्मचारियों को उसका स्वतः लाभ मिलता है। साल में 2 बार केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता बढ़ता है। देश भर में जहाँ पर भी निजी कंपनियाँ काम कर रही हैं, वहाँ ना ही केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता बढ़ता है और ना ही वेतन का पुनरीक्षण होता है। निजी कंपनी में ना कोई पे बैंड होता है और ना ही टाइम पे बाउंड पे स्केल होता है। निजी कंपनी में पैकेज होता है। निजीकरण के बाद पे बैंड व टाइम बैंड पर पे स्केल समाप्त हो जाएंगे। यहाँ कंसर्न ये है कि आप लोगों को पता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका साल में 2 बार डीए बढ़ता है, ठीक है। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाती है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट बढ़ाती है, और स्टेट गवर्नमेंट के बढ़ाने के बाद पावर कॉर्पोरेशन भी उसको बढ़ा दिया करता है। तो इससे क्या है कि वो सैलरी रिवाइज हो जाती है, इस तरह से इंक्रीमेंट मिलता है। प्लस एक टाइम स्केल होते हैं जो 9 साल में, 14 साल में, 19 साल में मिलते हैं, उसमें लगभग ये मान के चलिए 2 इंक्रीमेंट का फ़ायदा होता है। तो इनका कंसर्न ये है कि जब उन कर्मचारियों को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो इस तरह के टाइम स्केल, पे बैंड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। जिस सैलरी पे वो आज काम कर रहा है रिटायरमेंट तक वो उसी सैलरी पे काम करता रहेगा, ठीक है। प्लस कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए कोई वेलफेयर स्कीम लाई जाती है जिसमें उनकी सैलरी की बढ़ोतरी होना तय है, तो उस सुविधा का लाभ भी हो सकता है इन कर्मचारियों को ना मिले। तो इस तरह के कंसर्न भी हैं, इस तरह के कंसर्न भी इनके द्वारा हैं कि भाई इस तरह का हमको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आगे है कि दिल्ली और उड़ीसा में विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण होने के बाद हज़ारों की तादाद में वीआरएस देने के नाम पर बिजली कंपनियों की छटनी कर दी गई थी कर्मचारियों की। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन निजीकरण के बाद आकर्षक वीआरएस के नाम पर पहले से छटनी की बात कर रहा है। भाई इन्होंने, पावर कॉर्पोरेशन ने खुद कहा है कि कर्मचारियों के पास 3 विकल्प होंगे कि जिस जगह का प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है वहीं पर वो लोग बने रहें, या फिर वो क्या करें, वहाँ से छोड़ के दूसरे डिस्कॉम में चले जाएं, ठीक है। या फिर तीसरा काम ये कर सकते हैं कि वो वीआरएस ले लें। अब देखिए जो यंग है, जिसके पास अभी जिम्मेदारी है, शादी हुई है, बच्चे हैं, और जिनकी लाइफ अभी सेटल्ड नहीं हुई है या फिर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हुए हैं, तो वो तो वीआरएस लेंगे नहीं। आप वीआरएस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 5 साल की आप सैलरी दे देंगे, पर उस सैलरी में पूरी लाइफ का तो गुजारा हो नहीं सकता। तो मजबूरी होगी कि वो उसी जगह पर काम करेंगे। अब उस काम करेंगे तो उन्हीं सेवा शर्तों पे वो काम कराया जाएगा जो निजी कंपनी के होंगे। तो अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी छटनी कर दी जाएगी। तो इस बात का डर जो है वो कर्मचारियों में है कि वीआरएस के नाम पर बेवजह बहुत सारे लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। मृतक आश्रितों का सेवा योजन। अब देखिए मृतक आश्रितों का जो सेवा योजन है, इसमें आपको पता है जो सरकारी कर्मचारी होता है जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो आश्रित होते हैं, मान लीजिए उसकी पत्नी है, फिर उसका बेटा बेटी जो भी हैं, उनके परिवार के किसी ना किसी सदस्य को कंपनसेशन नौकरी मिलती है, कंपनसेशन ग्राउंड पर नौकरी मिलती है। लेकिन ये सुविधा प्राइवेट कर्मचारी को नहीं मिलती है, आप भी जानते हैं। तो जब इन कंपनियों का निजीकरण कर दिया जाएगा तो कल को जो कर्मचारी इस समय नौकरी कर रहा है उसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है तो वो उसको नौकरी कैसे मिलेगी। और आप जानती हैं कि जो टेक्निकल जो फील्ड है वो तो वैसे ही जोखिम भरी है, उसमें लाइनमैन हो गए या फिर ऐसे फील्ड के कर्मचारी जिनमें किसी भी इमरजेंसी की वजह से उनके जो वो चली जाती है, लाइफ थ्रेटन हो जाती है, तो फिर तो उनको नौकरी मिलेगी नहीं। तो ये उसको एक कंसर्न है, क्योंकि ये सिर्फ सरकारी कर्मचारी को मिलती है और इसीलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी एक कंसर्न उन्होंने रखा है। आगे जो इनका मामला है कि कर्मचारियों के सीपीएफ में जमा धनराशि निजी क्षेत्र में जाने के बाद उन्हें मिलेगी या नहीं, यह कोई नहीं जानता। वर्ष 2019 में सरकारी क्षेत्र में रहते हुए सीपीएफ के 2268 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है और यह पैसा डूब चुका है। कल्पना करिए कि निजीकरण होने के बाद गाड़ी कमाई का सारा पैसा तो डूब जाएगा। वक्त ज़रूरत पर सरकारी क्षेत्र में कर्मचारी एडवांस लेकर अपने जरूरी काम कर लेता है, जो कि निजी क्षेत्र में संभव नहीं है। डीएचएफएल का मामला एनसीएलटी में है। पावर कॉर्पोरेशन में रहते पीपीएफ की इस धनराशि के मिलने की संभावना है। निजी कंपनी के आने के बाद उस पैसे के मिलने की कोई संभावना नहीं होगी। इसमें इनका कहना यह है कि सीपीएफ एक फ़ंड है, मतलब उसमें कर्मचारी की सैलरी का बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है और गवर्नमेंट भी उतना ही करती है डिपॉजिट। कि जब 2019 में घोटाला हुआ था तो जो कुछ सीपीएफ को ट्रस्ट कर रहे थे, फंड को रेगुलराइज कर रहे थे, लगभग 2268 करोड़ रुपए वो एक डीएचएफएल कंपनी में लगा दिए गए थे, जिसका पैसा सारा डूब गया था। उसमें कुछ लोगों को पनिशमेंट भी मिला था, जेल भी हुई थी। तो इनका कहना है कि जब सरकारी क्षेत्र में रहते हुए ये घोटाला हो सकता है, तो जब ये प्राइवेट में चली जाएगी तो कितना बड़ा घोटाला हो सकता है। क्या वो पैसा हमको वापस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फंड पोस्ट रिटायरमेंट के लिए होता है या फिर आपको इमरजेंसी सर्विस हो उस समय के लिए होता है। तो इस डर से भी ये लोग परेशान हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। अब इनका कहना है कि पेंशन के पात्र कर्मचारियों के पेंशन का अंशदान
पावर कॉरपोरेशन देता है। दिल्ली और उड़ीसा जहाँ भी निजीकरण हुआ है वहाँ ये शिकायतें आ रही हैं कि निजी कंपनी पावर कॉरपोरेशन से आए कर्मचारियों के पेंशन का अंशदान समय से नहीं करती है। इसके कारण हजारों कर्मचारियों की पेंशन रुकी हुई है। निजीकरण के बाद यह हाल उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। अब देखिए यहाँ एक कंसर्न यह है कि जो पेंशन के पात्र कर्मचारी, मतलब जो 2000 से पहले रिक्रूट हुए थे तो उन्हें पेंशन मिलनी है, तो उसमें होता यह है कि 10% कर्मचारी की सैलरी से कटता है और बाकी 10% गवर्नमेंट डालती है। तो अब क्योंकि पेंशन राज्य सरकार को देनी है, पर जब ये कर्मचारी, इनका कहना है कि दिल्ली और उड़ीसा में भी इसी तरह से पीपीपी मॉडल लाया गया, पर जब वो कर्मचारी पीपीपी मॉडल के तहत नई कंपनी में चले गए तो उन जो कंपनी को हिस्सा देना है 10% वो नहीं देती समय पे, जिससे जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन मिलने में असुविधा का सामना करना पड़ता है, और यही स्थिति यहाँ भी आएगी। तो एक ये है। आगे सबसे प्रमुख बात इन्होंने कही है कि निजीकरण के बाद छटनी होनी है। ऊंचाहाट और टांडा बिजली घर जब एनटीपीसी को बेचे गए तब भारत सरकार की नवरत्न कंपनी होने के बावजूद एनटीपीसी ने विद्युत परिषद के एक भी कर्मचारी को नहीं लिया। आगरा का विद्युत वितरण निजी फ्रेंचाइजी टोरेंटो को दिया गया, तो आगरा के एक भी कर्मचारी को टोरेंट कंपनी ने नहीं लिया। ग्रेटर नोएडा का निजीकरण होने के बाद नोएडा पावर कंपनी ने ग्रेटर नोएडा के एक भी कर्मचारी को नहीं लिया। स्पष्ट है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण के बाद निजी कर्मचारी किसी भी कर्मचारी की नहीं लेगी, और इस प्रकार 27,441 नियमित और लगभग 50,000 निविदा कर्मचारियों की छटनी होगी। इनका कहना यह है कि इसकी क्या गारंटी है कि जब प्राइवेट हो जाएगी कंपनी तो जो यूपीपीसीएल के कर्मचारी हैं जो इन डिस्कॉम्स में नियमित रूप से काम कर रहे हैं, संविदा कर्मचारी, ये इनको रखेंगे या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कहा है कि ऊंचाहाट और टांडा बिजली घर थे, ये एनटीपीसी को बेच दिए गए थे, तो इन कंपनियों में जो काम कर रहे थे, इन बिजली घरों पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे, एनटीपीसी ने उनमें से एक भी कर्मचारी को अपने यहाँ पे हायर नहीं करा। इसी तरह से जब आगरा को दिया गया था फ्रेंचाइजी टोरेंटो को, उसने भी एक भी कर्मचारी को नहीं लिया दक्षिणांचल के, और जब ग्रेटर नोएडा को करा गया निजीकरण तो उसके भी एक भी कर्मचारी को नहीं लिया। तो इस तरह से इनके कुछ कंसर्न है। इन कंसर्न्स को मेरा मानना है सेटिस्फाई करना चाहिए पावर कॉरपोरेशन को, गवर्नमेंट को आगे आके इनमें जो भी चिंताएं हैं उनको दूर करना चाहिए, उसके बाद ही इन मामले में आगे बढ़ा जा सकता है। तो आप लोगों के क्या क्या राय है आप इस माध्यम से रख सकते हैं, अपने कमेंट्स कर सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम पे हम इसी तरह की और भी वीडियोस बनाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। और अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।